अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक सवाल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि आया अगले इंतखाबात में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होते हैं या नहीं, और अगले इंतखाबात किस हद तक साफ शफाफ होंगे। अब इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से पूरी कौम ही इस वक्त फ़िक्रमंद है, ख़ास तौर पर जब इस तरह की ख़बरें गर्दिश करें जिनको आज नून लीगी ज़राए ने अनऑफिशियली इस बात को तस्लीम भी किया है और इसका कहा है कि बिल्कुल आप टीवी पर बरमला इस बात को कर सकते हैं कि हम इसहाक डार साहब के नाम पर गौर कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म बनवाने के लिए। और वो इसलिए कि ये जो बहुत बात चलती है कि जी कोई ऐसा शख्स आए कि जो मईशत को समझता हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, तो क्यों ना हम भी फिर इसहाक डार को पिच कर दें कि जिनका पाकिस्तान की मईशत को बार बार संभालने का जो है ये दावा नून लीग का है। अलबत्ता किस हद तक संभाला ये तो पाकिस्तान की आवाम बेहतर बता सकती है। सो डार साहब का नाम जी एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट के तौर पर जो कोई और टेक्नोक्रेट आएगा और नून लीग को खदशा है कि वो हमारे हाथ नहीं आएगा, और अगर हम पीटीआई को इतना कमज़ोर करके बाय हुक और बाय क्रुक साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अगर हम इलेक्शन रेस से आउट करने में कामयाब हो भी जाएं, तो अगर अगला निगरान वज़ीर आज़म कोई ऐसा आ गया जिसने साफ शफाफ इंतखाबात करवा दिए या जो हमारे कंट्रोल से बाहर हुआ, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले की बात है, एक निजी टेलीविज़न चैनल पर हमारे एक सीनियर सहाफ़ी साथी के प्रोग्राम में ख़ुद नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने किस तरह से खुलकर बोला कि केपी के सेटअप में कौन कौन बंदा हमारा है और इस शख्स को हमारी हिमायत हासिल है, फ़लाँ शख्स को इनकी हिमायत हासिल है। तो ये जो फिक्स्ड मैच वाली गेम होती है जिसका बारहा अभी की मौजूदा जो हुकूमत है 13 जमातों की मुश्तरका, इसकी ऑपोजिशन जो एक ही जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो बारहा यही इल्ज़ाम आयद करती है कि एक अच्छी अनबाइस्ड किस्म की केयर टेकर सेटअप लाने में ये इंटरेस्टेड नहीं है मौजूदा हुकूमत। सो डार साहब अगर निगरान वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो उस फैसले की शफाफियत किस हद तक होगी, उस फैसले को किस हद तक तस्लीम किया जाएगा, और डार साहब कितने अनबायस्ड निगरान वज़ीर आज़म साबित हो सकते हैं, ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो अभी से उठना शुरू हो गए हैं। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून पर भी ये खबर चली और फिर हमने अपने ज़राए से इसे कंफर्म करने की कोशिश की, तो नून लीग की ज़राए ने कहा कि आप हमारा नाम नहीं लेंगे, इस शर्त पर हम कंफर्म करते हैं कि ऑफिशियल इसको ना कीजिए, लेकिन अनऑफिशियली येस हम कंफर्म कर रहे हैं कि हम इसहाक डार साहब का नाम पिच कर रहे हैं। अब इसमें भी चूँकि आपको पता है कि नून लीग में दो तरह की आरा पाई जाती हैं, एक ज़रा नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ग्रुप हैं, और दूसरे शहबाज शरीफ और उनके जो मंजूर नज़र ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप है। शहबाज शरीफ का अपना तर्ज़ गवर्नेंस है और नवाज़ शरीफ का अपना है। सो ये नवाज़ शरीफ ग्रुप की जो है हिमायत याफ्ता ये नाम है इसहाक डार साहब का। शहबाज शरीफ की इसमें कितनी राय शामिल है, वो कितनी रजामंदी शामिल है इस राय में, ये बहरहाल एक इस पर सवालिया निशान है। तो अभी नाज़रीन पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा बात करते हैं। एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब की निगरान हुकूमत ने न सिर्फ पेंशन्स में 17.5% इजाफा कर दिया है, बल्कि जो पंजाब की ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 35% तक इजाफा कर दिया है, जबकि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक के अफसरान की तनख्वाह में 30% तक का इजाफा कर दिया है। अगरचे ये उस फैसले से तो कहीं बेहतर फैसला है जो हम कल परसों भी जिस पे बात कर रहे थे कि 200 गाड़ियाँ पंजाब हुकूमत ने मंजूर कर ली हैं जी, उनके लिए 2 अरब 33 करोड़ रुपए का फ़ंड मंजूर कर लिया गया है कि ये 200 गाड़ियाँ पंजाब के सरकारी अफसरान को नवाजी जाएंगी। और इसमें एक जब सोर्स से मेरी बात हो रही थी, हुकूमती सोर्स से, तो उन्होंने एक निजी जो है कार असेंबलिंग कंपनी का नाम लेते हुए कहा, वो कहने को तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहलाती है लेकिन एक्चुअली वो कार असेंबलिंग कंपनी है, क्योंकि वो बाहर से ही ज़्यादातर इंपोर्टेड उनका रॉ मटेरियल जो सब आता है। तो बताया जा रहा है कि उनको रोकने के लिए ये कोशिश की गई है, लेकिन बहरहाल इस स्टोरी पे हम मज़ीद प्रोब कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह इस पर आपको डिटेल भी बताएंगे। अज़हर सिद्दीक़ साहब,
इलेक्शन की आमद है और वो पीडीएम जमातें जो अगरचे एक तरफ तो इलेक्शन से भागती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन केस अगर इलेक्शन हो जाता है वक्त पर तो वो नहीं चाहते कि निगरान सेटअप में कोई ऐसा बंदा आ जाए जो उनके कंट्रोल से बाहर हो। सो बताया गया, नून लीग की ज़राए ने आज ऑफिशियली हमें कंफर्म भी किया है कि इसहाक डार साहब का नाम जरदारी साहब के साथ शेयर भी किया गया है नून लीग की जानिब से, और उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाने की जो है वो तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। आपकी इस हवाले से क्या एनालिसिस है कि ये कितना लॉजिकल होगा ये डिसीजन? और फिर हम खान साहब के एक केस पे भी बात करेंगे। 9 मई के हवाले से बड़ी एक दिलचस्प कल डेवलपमेंट सामने आई है, लेकिन पहले जरा डार साहब पे आपका तबसरा हो जाए। बहुत शुक्रिया मलिया। देखिए, दो चीजें समझनी है हमें। सबसे तो पहली बात ये है कि आप खर्चे कम कर लें, ज्यादा कर लें। हमें मेन रूट कॉज निकलना है, समझना है। वो मेन रूट कॉज क्या है कि $10 बिलियन का नुकसान आपने ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने के बाद अब तक जो डॉलर की उड़ान है उसकी वजह से $10 बिलियन का नुकसान तो आपका ऑलरेडी हो चुका हुआ है। कर्जों के अगर देखा जाए ये डिस्पैरिटी ये पूरी कर ही नहीं सकते हैं, और जो जुल्म इन्होंने इन सियासतदानों ने इस मुल्क के साथ किया है और इसका इनका एहतसाब और हिसाब जरूर होना चाहिए। अब आते हैं दूसरी तरफ। मेरे तक तो इतलात हैं कि इस वक्त निगरान सेटअप के लिए वजह यह है कि इसहाक डार पाकिस्तानी तारीख के वजीर खजाना साबित हुए हैं। आप खुद बता रहे आई है उस वक्त से अब तक अगर देखा जाए इन्होंने मईशत का तो सत्यानाश कर दिया। और इसहाक डार है क्या, वो बड़ी बातें करते रहे कि मैं IMF को मैं यूं कर दूंगा, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, तीर आसमान से तोड़ के ले आऊंगा। आप सब लोगों ने देखा कैसा ला सके हैं कि जो जादुई असर रखती हो। हम मिन्तो तरला भीख पे जो मांगते फिर रहे हैं, हम कोई पैसा लेके सऊदी अरब से हम UAE से पैसा लेकर या चाइना से रोल ओवर करवा कर हम उससे बहुत खुश होते फिर रहे हैं। तो क्या इससे मसाइल हल हो जाएंगे? कभी हल नहीं हो सकते हैं। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा। मैं नहीं समझता पहले फिलर फेंकेंगे मोहसिन बेग का, हामिद मीर साहब का, मोहसिन जुगनू का, फिर आप इसहाक डार का। लेकिन मेरे पास खबर कुछ और है। मेरे पास खबर ये है कि इस बारे में इस बार मेरे पास जो खबर है जी कि वो इस दफा पॉसिबिलिटी यही है कि जो निगरान वजीर आजम जो होगा शायद खैबर पख्तूनख्वा से हो। लेकिन उससे पहले जब तक शाहिद खाकान अब्बासी इनकार नहीं करते, शाहिद खाकान अब्बासी 3 महीने के लिए वजीर आजम आना नहीं चाहते हैं। निगरान वजीर आजम वो चाहते हैं कि 1 साल का मुझे टाइम दें तो मैं फिर आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। फिर उसके अलावा शाफ्ताब शेरपाव और असवद यार वली, ये 2 लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में नाम जो है ना ऑलरेडी आसफ अली जरदारी साहब इसमें कोई से दे बैठे हैं। आसफ अली जरदारी साहब कभी भी इसहाक डार को इस मौके के ऊपर वजीर यानी तैयार नहीं होंगे उनको निगरान वजीर आज़म बनाने के लिए। उन्हें पता है कि मुल्क का जो सत्यानाश हो गया, निगरान सेटअप में भी यही हाल हो जाएगा। तो लेकर निकले फिर रहे थे, अब टमाटर और अंडे मारेंगे। तो इसलिए मुनासिब यही होगा कि वो इनसे बचें, और इसका हल यही है। वैसे तो आपको पता है कि अपोजिशन लीडर की तैनाती मैंने चैलेंज की, और मौजूदा अपोजिशन लीडर है वो तो उनके हाथों में खेल रहा है, और वो अपोजिशन लीडर है ही नहीं है कि जिसने बैठकर निगरान वजीर आज़म बनाना है। देखिए जी, वो तो अपोजिशन लीडर बिल्कुल अजहर सिद्दीक साहब, वो तो अपोजिशन लीडर किसी भी पैमाने से इसलिए भी नहीं हो सकते ना कि वो तो खुद ही एक तरह से ख्वाहिशमंद है नून लीग के टिकट के। वो तो एक गुफ्तगू भी जो उनकी एक वीडियो भी सामने आई थी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी, तो नून लीग से उनका एक नज़र आता है कि इंटरेस्ट है उनका कि वो नून लीग की टिकट ले सके। लेकिन ये बताइए अजहर सिद्दीक साहब, आपने एक ऐसी पिटिशन भी दायर कर रखी है गालिबन, या उसकी कोई कानूनी चाराजोई की तैयारी कर चुके हैं आप मेरी इतलात के मुताबिक, कि अगर इन केस असेंबली 12 अगस्त से 1-2 दिन पहले जानबूझकर तहलील करके पीडीएम हुकूमत 1 महीने का टाइम बाय करने की कोशिश करती है कि 60 की बजाय 90 दिन तक का टाइम मिल जाए, तो वो जरा बताएं वो कहां तक पहुंची है कानूनी चाराजोई? अच्छा, वजह ये है कि मैं अब तक वजीर आजम को कानूनी नोटिस जारी कर चुका हूं कि जिसमें मैं इनकी इंटेंशन और मैलाफिडी और ये सारी बता चुका हूं। देखिए, इलेक्शन वक्त से पहले कराने का मकसद ये दिनों का नहीं है, वो आपको बड़े टाइम, यानी वो बुनियादी तौर पर वजह ये है कि 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं और 60 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने हैं। वो ये जो टाइम है ना 60 और 90 दिन का, इसके पीछे एक बुनियादी वजह
जो सालाना इलेक्शन है, जो 5 साल बाद इलेक्शन होने, उसकी तैयारी मुकम्मल कर बैठा हुआ है। अगर वक्त से पहले अब जब इलेक्शन कराएंगे तो 1 महीना उसको फालतू दिया गया हुआ है कि वो सारे इलेक्शन को अगर करवाना चाहे तो वो करवा सके। अब यहाँ मैंने वजीर आजम को कहा है कि भाई आप हलफ तोड़ रहे हैं, बदनीति आपकी बड़ी पर है, नोटिस मैंने दे दिया हुआ है। इस तरह इलेक्शन कमीशन को भी मैंने नोटिस दे दिया है कि उनकी बदनीति सामने है। फर्ज करें वो, और अगर वो असेंबलियां वक्त से पहले तहलील करते हैं तो अब 90 दिन के अंदर नहीं, इलेक्शन कमीशन तो 90 दिन मैक्सिमम लिमिट दी हुई ना, 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये आईनी जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन ये नहीं करेगी तो फिर इलेक्शन कमीशन के अभी आप ये मलिया जेल में रख लें कि इस मुल्क में जो इस वक्त हालात हुए हैं, जो तबाही हुई है ना, उसमें सबसे ज्यादा कसूर इस वक्त सियासी जमातों के अलावा है तो वो इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन कमीशन अब भी होश के नाखून ना लिए तो नुकसान मुल्क का होगा और इनका हिसाब भी होगा। जी, हिसाब भी होगा और एहतसाब भी होगा। इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? जी जी, माशाल्लाह, बड़ी खुशफहमी है आपको अजहर सिद्दीक साहब। जी जी, इनका हिसाब भी होगा और एहतसाब भी होगा। ये कौन करेगा जी? कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ने किस तरह मैनूवर किया चीजों, ये अजहर सिद्दीक साहब कौन एहतसाब करेगा? 14 मई की तारीख देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसको किस तरह से हवा में उड़ाया गया। जिस तरह से फजलुर रहमान साहब रेड जोन में अपना पूरा जत्थे समेत जो है वो एक तरह से हमलावरी हो गए, तो उस पर अभी तक अदालतों की जानिब से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये तो अदालतों को डराने धमकाने वाली सारी टीम इकट्ठी हो चुकी है। इनका एहतसाब किसने करना है? अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात आपने मलिया बात है, लेकिन सवाल याद रखिए, अगर इस मुल्क को आगे आपने लेकर जाना है ना, जिन्होंने ये गुनाह किए हैं, जिन्होंने ये गैर कानूनी और गैर आईनी काम किए हैं, अगर इनको कटहरे में नहीं लाएंगे तो ये मुल्क सही दोराहे पे नहीं जा सकता है। आपने करप्शन का जो मामला जिस तरह दफनाया है, जिस तरह दफन किया है, इससे नुकसान इस मुल्क को हुआ है। इसी गैर आईनी कामों की आप सपोर्ट करते रहेंगे, इसमें नुकसान मुल्क का होना है। और याद रखिएगा, इसीलिए तो कौम तकाजा कर रही है कि इमरान खान अपना इलेक्शन करवाए जाएं साफ शफाफ, और इमरान खान आएंगे, और इमरान खान या पीटीआई की गवर्नमेंट आती है तो ये हिसाब भी होगा, एहतसाब भी होगा। उसी से डर और खौफ है उनको, जो कि ये इन सियासी जमातों को भी अंदाजा है कि जिस तरह फायदे नैब के केसेस खत्म करा लिए, एफआईए मिली भगत से लगा लिया, अब तो तोशा खाना के हवाले से डिटेलें सारा कुछ रिकॉर्ड पे, और मैंने निकलवाई 1990 का रिकॉर्ड। आप अंदाजा लगाए, गाड़ियों तो इम्पोर्ट नहीं कर सकते। इमरान खान साहब इतना बताया ना, कीमतें कम है, जब गाड़ी आप इम्पोर्ट करें कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ती है आपको, आपका एडवांस टैक्स भी और वापस नहीं मिलता आपको। तो अगर यही देखा जाए कि जहां उन्होंने वो नुकसान पहुंचाया, वहां कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स का भी नुकसान पहुंचाया। और इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी वैल्यू पे होती है, वो इस पे नहीं होती है कि जनाब आपने जितने की डिक्लेयर की है, उस गाड़ी की जितनी भी कीमत होगी बनेगा, वो कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स भी नहीं दे। चीज जो रिकॉर्ड के ऊपर है, और ये सोचने वालों को सोचना है कि इस मुल्क का इतना खुदा ना करें कि आगे अवाम का यकीन ही उड़ जाए। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब, अब ये बताइए, तोशाखाना पे भी मैं आती हूँ और फिर 9 मई पे भी आऊँगी, उसके कानूनी थोड़ा सा पहलू आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन कल सामने आया फरीद बलोच साहब का, जिसमें उन्होंने एक बड़ी वाज़े एक बात की है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कोई डायरेक्ट लिंक साबित नहीं हो रहा कि उन्होंने प्रोवोक किया हो 9 मई को जो भी सारी चीज़ें हुई। सो उस पर भी बात करेंगे और ये तोशाखाना पे भी मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले ज़रा एक बड़ी अहम बात, जितने भी नून लीग के अभी मौजूदा बड़े अहम पोजीशन होल्डर्स से जब बात होती है, ऑफिशियली तो ऑफ कोर्स वो स्क्रीन पे आके नहीं कहते, लेकिन अनऑफिशियली वो सितंबर का बहुत जिक्र करते हैं कि जी मियां साहब ने दस देता है कि सितंबर तो पहले पाकिस्तान नहीं आना। अब इसमें क्या साइंस है? सितंबर का क्यों वेट किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के लिए? सितंबर की क्या सिग्निफिकेंस है? कोई क्या खास कानून साजी होने जा रही है सितंबर में? क्या है, क्या वो जेल नहीं जाना पड़ेगा उनको सितंबर में अगर वो वापस आते हैं? आपको क्या समझ आती है? अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात है। ये तो अब खुल के कह चुके हैं ना, ख्वाजा आसफ ने जस्टिस काजी फाइसा का कह दिया हुआ है, और मैं अब ये जस्टिस काजी फाइसा का भी यानी उन्हें सोचना पड़ेगा। उन्हें उन पे ये जो इल्जाम आ रहे हैं ना, देखें हुदैबिया 1 में उन्हें जिस तरह का एडवांटेज दिया आपके सामने है, उनके अपने हवाले से अगर देखा जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एहतसाब नहीं हो सका। उनकी मिसेज के हवाले से मनी ट्रेल आज सब कौम के सामने मौजूद है। लेकिन अब जो बड़ा हिसाब है ना, वो ये अब सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस का है कि चीफ जस्टिस उमर ताब इंदियाल ने बड़े आसान तरीके से मेरिट पे सारे काम किए हैं।
कोई उंगली, वो देखे वो सियासी तौर पर उंगली उठाते फिरे, लेकिन कानूनी तौर पर आपके पास कोई चीज नहीं है। और यहाँ अगर आपने इस तरह का काम, यानी वो लगे यही हुए हैं कि जैसे काजी भाई से आ जाएंगे, लेकिन अभी जो 10 से 14 अगस्त की जो डेट दी हुई ना उन्होंने, वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। और ना उनके वजह क्या है, समझिएगा कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो सजा हुई हुई है और भगौड़े हैं, इश्तिहारी हैं, उन्हें आगे सीधा जेल में जाना पड़ेगा, रेड कार्पेट बिछेगा अड्डा जेल के लिए। ये को रेस्ट हाउस को जेल नहीं बना सकते। वो अगर आप डिटेंशन हो तो फिर आप कर सकते हैं, जब सजा याफ्ता कैदी हो तो आपको जेल में जाना पड़ता है। तो ये भी चांस नहीं। और मियां साहब एक दिन भी जेल में गुजारने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है नवंबर 2019 में 4 हफ्ते के लिए गए थे, और आज देखिए आज बात ही कोई नहीं करता है। इन सियासी जमातों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, भाई ये कितने दिनों के लिए गए थे और आज हालात क्या हो चुके हुए हैं, ये जरा सोचें इस बात को। बिल्कुल सही। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। हमें नईम हैदर पंजोथा साहब ने भी ज्वाइन किया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के भी आप वकील हैं और पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून हैं। नईम हैदर पंजोथा साहब, आपने कुछ गुफ्तगू तो अजहर सिद्दीक साहब की भी सुनी। ये बताइएगा कि अब कल की क्या सूरत हाल है। हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हम केसेस पे ज़रूर बात कर सकते हैं कि कल कुछ केसेस में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की पेशी है। उस हवाले से क्या आप हमें अपडेट करेंगे, कुछ बताएं, आवाम जानना चाहती है। देखें जी, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के केस नहीं मैं तो पंजोथा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं बिल्कुल सुन जी, पा आप रहा हूं। अपनी अनम्यूट कर दें। आप अपना जो माइक है पंजोथा साहब वो अनम्यूट कर दें। जी पंजोथा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आवाज। आपको आवाज आ रही है मेरी? प्रोड्यूसर साहब, आप अगर पंजोथा साहब को मैसेज डिलीवर कर सकें कि वो अपना माइक अनम्यूट कर दें ताकि हम उनको सुन पाए। जी जी जी, नहीं हैदर पंजोथा साहब, व्हाट ब्रिंग्स यू टू इस्लामाबाद? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी अब आ रही है, लाउड एंड क्लियर, प्लीज गो अहेड। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के केस की जो है वो समाअत है, और वहाँ पे हमने क्वेश्चन भी फाइल की है उस केस के अंदर, और दूसरा हमने वारंट को चैलेंज किया हुआ है। तो वो सुबह 10 साढ़े 10 का टाइम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो इंशाल्लाह उनके हमरा पेश होंगे। ये वो मुकदमा है जिसमें वकील अब्दुल राज़िक के कत्ल का इल्ज़ाम है इमरान खान साहब के ऊपर कि इन्होंने पीछे से प्लान किया होगा और ये मर्डर हुआ है। कत्ल के हवाले से थोड़ा सा इस केस के अंदर मैं बता दूं, ये है कि इस वकील ने एक पटिशन फाइल की थी इमरान खान साहब के खिलाफ, जो कि 6 तारीख को लगी हुई थी। तो उसके हवाले से कहा गया कि वो पटिशन क्योंकि आर्टिकल 6 के चार्ज के हवाले से थी, तो खान साहब ने उस वजह से जो है वो मर्डर करवा दिया। तो उसमें सबसे एक बड़ी वो मज़ाहिया बात ये है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि खान साहब ने वो मर्डर करवाया है, खान साहब को उस पिटीशन के अंदर नोटिस ही नहीं रिसीव हुआ। ये किसी तरह से खान साहब को पता ही नहीं है कि वो पिटीशन दायर भी है या नहीं है। और दूसरे नंबर पर आप देखें कि उसका मर्डर होता है और फौरन ही आके अता तारड़ जो हैं वो स्पोक्स पर्सन जो या SAPM जो भी हैं वो PM के, वो आके जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी इमरान खान पे ये पर्चा दर्ज हो गया। बेसिकली ये सारी इसलिए रचाई गई है कि खान साहब को किसी न किसी तरीके से जो है वो, क्योंकि आप देख लें कि और जितने केसेस हैं, जैसे कि आपने फ़र्क फरीद के बलोच साहब के ऑर्डर की भी बात की, तो तमाम केसेस के अंदर उनकी बेल इसी वजह से हो रही हैं कि कोई शवाहिद जो हैं सरकार की तरफ से जो है वो नहीं दे पाती सरकार, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी ऑडियो, कोई ऐसी तस्वीर जिससे वो साबित कर सकें कि इमरान खान साहब इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनकी माँ के ऊपर ये हुआ या उन्होंने कहा या कोई ऐसी चीज़। तो वो सारी सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने देखा कि अब खान साहब तो किसी तरह से गिरफ्त में नहीं आ रहे, तो लिहाजा उन्होंने वहाँ पे भी ये कर दिया ताकि ये वहाँ पे जाएं, जलील हों, कोयटा चक्कर लगाएं। सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी वहाँ पे नासाज है। ऊपर हमने दरखास्त भी दी, हुकूमत ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया, मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और जाके हमने ये इस्तदा की। अब कल प्री रेस बेल भी इसमें हो जाएगी। और दूसरा तोशाखाना के हवाले से भी आपने जिक्र किया, तो तोशाखाना के अंदर भी फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा, यानी कि जो आइन है वो आइन फेयर ट्रायल का हक देता है, आइन का आर्टिकल 10 जो है, और उसके मुताबिक आप देख लें कि एक जज के हवाले से
उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये मेरे केस की समाअत ना करे। तो उसके बावजूद आप देख लें कि उनकी फेसबुक आईडी पे जिस तरह से मवाद था और वो फेसबुक आईडी को मानते हैं, साथ ये कहते हैं कि मेरी पोस्टें नहीं हैं, वहाँ पे उन्हें इंसाफ नहीं दिया जा रहा और ट्रायल जो है डेली बेसिस पे चलाया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत ही दिलचस्प बात है पंजोता साहब और अजहर सिद्दीक साहब, आप दोनों ज़ाहिर है कि वकला हैं, माहिरीन कानून हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून को बड़ा समझते हैं, अवाम के हुकूक के लिए अदालतों में लड़ते हैं। ये कम अज़ कम एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे तो आज तक ये बात नहीं अभी तक समझ आ सकी इस पर्टिकुलर केस में कि जिस वक्त हाई कोर्ट में ये मामला जाता है और निचली कोर्ट के जज साहब हुमायूं दिलावर साहब के फैसले को चैलेंज किया जाता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास मामला जाता है, तो फिर वो उसी केस को वापस उन्हीं जज साहब के पास रेफ़र कर देते हैं, किसी और के पास ही मामला नहीं जाता। और फिर मोअज़्ज़ज़ जज साहब का ये एतराफ़ कि बिल्कुल बिलाशुबा ये आईडी तो मेरी ही है फेसबुक की, लेकिन इस पर जो मवाद पोस्ट किया गया है वो मेरा नहीं है। तो ये बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं। तोशा खाना पर भी नाज़रीन बात करेंगे। अब वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो दोनों वकला से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कानूनी पेचीदगियाँ क्या हैं और अवाम को ज़रा सादा से अल्फाज में, सादा ज़ुबान में समझने में मदद करें ज़रा कि किस तरफ मामला जा रहे हैं। अवाम को नहीं पता कि आर्टिकल 10 क्या है, 24 क्या है, 220 क्या है, 224 क्या है। हमें तो सादा ज़ुबान में तशरीह चाहिए कि अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का जो ज़ामिन है पाकिस्तान का आइन, वो क्या कहता है और उस पर किस तरह से अमल दरामद मुमकिन है। वक्त हुए ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है जी। पाकिस्तान में इलेक्शन की आमद है। एक तरफ इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की बातें चल रही हैं। नून लीगी ज़राए खुद ही ये खबर ज़रा लीक कर रहे हैं ताकि मीडिया में इस बात को डिस्कस किया जाए और हम बहुत क्रिटिकली इस चीज़ को देख रहे हैं क्योंकि ये इसी तरह से है कि पीटीआई अगर असद उमर का नाम सजेस्ट कर दे, नून लीग इसहाक डार साहब का नाम सजेस्ट कर दें, पीपल्स पार्टी कायरा साहब का नाम सजेस्ट कर दें, तो ऑब्वियसली ये तो उनके मेन लीडर्स हैं, इनके की लीडर्स हैं इन रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और अगर इनको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो फिर उस निगरान सेटअप की शफाफियत पे किस हद तक बाकी जमातों को एतमाद होगा, ये एक बहुत बड़ा इस पर सवालिया निशान है। लेकिन एतमाद एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी आजकल कम अज़ कम अवामी सतह पर तो कोई उसकी अहमियत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अमेरिका बहादुर ने जी बड़ा एतमाद का इजहार किया है पाकिस्तान में जो इलेक्शन की बातें चल रही हैं उस ऐलान के हवाले से कि वक्त पर इंतखाबात होंगे, जो शहबाज शरीफ साहब ने भी फरमाया कि हम वक्त पर अपनी आइनी मुद्दत ख़त्म करके चले जाएंगे, 14 अगस्त को हमारी हुकूमत नहीं होगी, पाकिस्तान में एक निगरान सेटअप आ चुका होगा। लेकिन उसके अगली बात जो अजहर सिद्दीक साहब उन्होंने की है, शहबाज शरीफ साहब ने, उसने फिर कई सवालात को जन्म दिया है जो वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उसके बाद फैसला करेगा हमारे जाने के बाद कि क्या पाकिस्तान में के इंतखाबात की तारीख क्या होगी जो पाकिस्तान में वफाकी सतह पर होंगे अक्रॉस द कंट्री। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आइन कोई गुंजाइश छोड़ता है कि इलेक्शन कमीशन मजीद इसकी कोई तशरीह करे? अच्छा मलिहा, ये तो बिल्कुल गलत फहमी है और इस बातों को अगर लेकर जाना है आईनी तौर पर ऊपर ना कौमी असेंबली के इलेक्शन की तारीख देना जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है सदर पाकिस्तान, आइन में लिखा हुआ है, और सूबाई असेंबलियों का गवर्नर ने देना है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 57 में दी हुई है कि सदर पाकिस्तान ने डेट देना, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये इलेक्शन कमीशन को तो ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि इलेक्शन कब कराने कब नहीं कराने। उसका काम तो सिर्फ इलेक्शन होल्ड है, इलेक्शन कंडक्ट करना, डेटें देना, करना, क्या डेट होगी क्या होगी, इलेक्शन दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और ये मामला अगर ये चूंकि अभी तक वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम सामने नहीं आ सकी है, सामने आएंगी तो उन्हें चैलेंज किया जाएगा, मैं बताता चलूं आपको। और दूसरी बात जहां तक है ना, मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो कोशिश कर रहे हैं ना आइन का हुलिया बिगाड़ने की, इसका नुकसान क्या होना है? आपके जमहूरी निजाम हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार दिया ही नहीं जा सकता। वजह क्या है कि उसका देखिए ना, मैं अगर कहूं कि टैक्स लगाने का इख्तियार एफपीआर को दे दिया जाए तो एफपीआर का टैक्स आपकी पार्लियामेंट ने टैक्स कलेक्ट करना, उसकी असेसमेंट करना, वो सारा वो मशीनरी प्रोविजन कहलाती है। तो ये इलेक्शन कमीशन का मशीनरी प्रोविजन है, ये किस तरह करना है। यानी आज अगर कानून साजी हम दे दें इलेक्शन कमीशन को तो सत्यानाश हो गया ना, फिर तो पार्लियामेंट बंद कर देंगे, तबाही की तरफ लेके चले जाएंगे। तो ये मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अगर ये किया जाए
तो यकीनन चैलेंज किया जाएगा। एक बात अगर आप इजाजत दें, जी तोशा खाना के हवाले से ना, देखिए एक चीज बड़ी वजाहत के साथ मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी जरूरी है। देखिए एक बात, हम जब लॉ में आए हैं ना, एक तय है कि दायरा इख्तियार, जब तक आपकी जुरिस्डिक्शन ही आप चल नहीं सकते हैं। और इस केस में बड़ा सीधा सा मामला है। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 137 के तहत है कि आपने सालाना गोशवारे जमा कराने हैं, जब जून तक या दिसंबर में जमा कराने हैं। अगले 4 महीने 120 दिन के अंदर अंदर आप खोल सकते हैं उसको। अगर 120 दिन गुजर गए तो आप छेड़ ही नहीं सकते। तो टाइम बार्ड है। 2018 के 2019 अप्रैल 2019 हम्म बार्ड है। और फिर दूसरा ये है कि ये हल्का है, तो मियाँ वाली के रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो अगर 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 कोई काम भी करना है, अगर कोई प्रोसीडिंग भी करनी है, तो मियाँ वाली ने करना है। और यहाँ वजह क्या है कि जनाब, वो असल वजह समझिएगा कि हमारे चीफ जस्टिस अहमद फारूक साहब, उन पे एतराजात उठ रहे हैं, इतने संगीन होता है एतराजात उठ चुके हैं, उन्हें इस केसों में पीछे हट जाना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ था, मैं जो कि प्रॉपर्टी फंडिंग में पेश होता रहा हूँ, और इस वाले में मामले में भी ये जो कि मामला देखें क्या है, इनसे कह दिया था केस वापस ले दे तोशा खाना का, ये वो दरखास्त ही मंजूर कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में 5 मेंबर बेंच इस केस को सुन रहा है। फिर ये बात नहीं है, फिर देखिए नैब भी इंक्वायरी कर रहा है, उधर से इस्तगासा भी चल रहा है। भाई क्या कर रहे हैं आप, ये तोशा खाना में है क्या? दूसरी तरफ अगर आप यूं देखें, इन्होंने जो गाड़ियां जैसे मैंने आपके सामने रखी हैं, इन्होंने गाड़ियां शाड़ी जितनी चीजें निकाली हैं आज तक, ना एग्जैक्ट पोजीशन डिक्लेयर की है। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो गाड़ियां इन्होंने ली हैं, ये इसमें थोड़ा सा आप हमें, मेरी ऑडियंस को भी और मुझे भी समझने में मदद कीजिए जरा, कि ये गाड़ियां जो ली हैं, क्या ये कानूनी तौर पर जायज है, या कानून इसकी कहीं से भी इजाजत देता है गाड़ियों की? देखिए मैं बताऊं आपको, सवाल ही पैदा नहीं होता। गाड़ियां जो है ना, गाड़ियां इंपोर्ट बैन है इनकी, जितनी ये गाड़ियां आई हैं ये पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो सकती। तो फिर उनको सवाल क्यों नहीं किया जा रहा? तो उसके बाद देखते हैं। और जब गाड़ियां आनी है, तो देखिए मैं बताऊं, नवाज उसमें क्या हुआ कि आसिफ जरदारी साहब ने जो पैसा जो जमा कराया ना इनका, तो वो पैसा इन्होंने जमा करा दिया वो अपना फेक अकाउंट में से, उसके हवाले से रेफरेंस चल रहा था, तो वो रेफरेंस सारे खत्म करा दिए इन्होंने नैब के साथ मिली भगत करके वो रेफरेंस तकरीबन सारे खत्म करा दिए हैं। और आज भी अगर देखें, आपके मुल्क का कितना करोड़ों रुपए का नुकसान है कस्टम ड्यूटी की शक्ल में, इनकम टैक्स की में, और ये सारी चीजें कौन देखेगा? यही तो लोग सवाल करते हैं ना। मेरे जैसा आदमी सवाल करता है कि ये क्या जुल्म कर रहे हैं आप, क्या इजाजत दी जा सकती है? सवाल नहीं पैदा, ऐसी इजाजत दी जा सकती है? आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ गए चीजों को देखना है और इंसाफ फराहम करें, फॉर गॉड सेक। अगर ये करेंगे, अब लोगों का एतमाद उठ गया पाकिस्तानी जमहूरी निजाम के ऊपर। तो आप देख लें कि यहाँ करप्शन करें और चुप करके कल एस्कॉर्ट फिरे। आज तक कोई मनी ट्रेल दे दिया एवनफील्ड का आज तक? चले मान ले मरियम को छोड़। देखे कमाल की बात क्या है, हुदैबिया 1 में अपीलें फाइल नहीं की नैब ने, हुदैबिया 2 एवनफील्ड है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया, उसकी अपीलें नहीं फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के केसों में बरी किया है, एफआईए ने अपीलें फाइल नहीं। और दूसरी तरफ जो है, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो अपना चाहे परवेज लाई हो, चाहे वो फराज शहजादी हो, उनके प्राइवेट अकाउंटों के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एफआईए किस तरह घुसता फिर रहा है। और वही एफआईए जो राना सलाउल्लाह के नीचे है, वही एफआईए जो साइफर की इंक्वायरी करना चाहता है। अच्छा, यहाँ से आप अंदाजा लगा बिल्कुल कि इस सिस्टम का वाकई मतलब अल्लाह ही हाफिज है। नईम पंजोता साहब, आपकी तरफ आती हूँ। आपने अजहर सिद्दीक साहब का ओपिनियन तो सुना, आप थोड़ा सा तोशा खाना से लेकर गद्दारी की बातों से लेके, मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात से लेके, फ़ौज दुश्मनी के इल्ज़ामात से होते हुए अब्दुल रज़ाक शर साहब जो कि ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट बेचारे चढ़ गए, और अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे। उनकी फ़ैमिली ने कहा कि उनका जो शहादत है, ज़ाहिर है वो शहीद हुए, बहुत बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया, तो वो ख़ानदानी दुश्मनी के तहत ये सब हुआ। इस सब में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ 200 के करीब जो मुकदमात बनाए गए हैं, आप एज ए लॉयर क्या देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा केस सबसे ज़्यादा तगड़ा है कि जो उनको नाअहल भी करवा सकता है, जो उनको जेल भी भिजवा सकता है और उनकी सियासत पे असरअंदाज हो सकता है? देखें जी, बहुत शुक्रिया। खान साहब के ऊपर इस वक्त 200 के करीब केसेस जो हैं वो बनाए जा चुके हैं। ज़्यादातर जो केसेस हैं उनके अंदर 109 का रोल है इंस्टिगेशन का, यानी कि उकसाने का, कि खान साहब ने मशवरा दिया, खान साहब की माँ के ऊपर ये काम हुआ, ये सड़क ब्लॉक हुई, ये ट्रैफिक ब्लॉक हुई, ये तोड़ फोड़ हुई, ये जलाओ घिराव हुआ, ये आग लगी। कोई ऐसी वीडियो हम JIT के सामने भी पेश हुए खान साहब के हमरा,
वहाँ पे उल्टा खान साहब ने ये सवाल किया कि कोई ऐसी वीडियो लेके आएँ जिससे आप साबित कर सकें कि मैंने इंस्टिगेट किया है, मैंने इस जगह के ऊपर जलाओ गिराओ के लिए वो वीडियो पैगाम जारी किया है कि तोड़ फोड़ करें, किसी बिल्डिंग के ऊपर हमला करें। तो GIT पे बस साबित हुई। कल GIT ने बड़ा वो वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं सरकार के, परसों उन्होंने जो है मीडिया के ऊपर टॉक किया और कहा है कि GIT ने कसूरवार साबित किया है। जितने ट्वीट्स दिखाए गए हैं उस दिन GIT के सामने किसी में वो खान साहब को इस तरह से इम्प्लिकेट नहीं कर सके कि खान साहब ने ये जो है वो उकसाया है या किसी तरह से खान साहब का रोल साबित हो। तो ये यूँ समझ ले कि जितने मुकदमात हैं 6 से 7 मुकदमात ऐसे हैं जो जिनमें 109 का रोल नहीं है, इंस्टिगेशन का रोल नहीं है। बाकी सारे मुकदमात में ये है। और GIT बिल्कुल बेबस नज़र आई। उसकी वाज़ह मिसाल आप देख लें कि फ़र्क फरीद बलोच के फैसले में भी आ गई कि कोई ऐसा जो है सबूत नहीं मिल पाया, बंदा एक गिरफ्तार है तो अंदर से कैसे साजिश कर सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इनका दिल सिर्फ और सिर्फ है तोशा खाना केस के अंदर खान साहब को नायल करने का, और ये डेली बेसिस के ऊपर ये केस चलाया जा रहा है, ट्रायल डेली बेसिस के ऊपर चलाया बिल्कुल सही। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं, मैदर पंजोता साहब मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। ये यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि इमरान रियाज खान का केस जो 25 जुलाई को लगा था वो अदालत में छुट्टियों की वजह से डिले हो गया, अगली तारीख पड़ गई है, पोस्टपोन हो गया है, जबकि तोशा खाना केस जो है बहुत बाकायदगी से छुट्टियों के बावजूद वो टाइम निकाल के सुना जा रहा है। और साइफर वाला जो केस है ना, वो भी उसके अंदर भी हाई कोर्ट लाहौर ने स्टे दिया हुआ था और छुट्टियों के अंदर ही वो एप्लीकेशन दे के सरकार की तरफ से तो वो फौरन स्टे उड़ा दिया गया और किया जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस आती हूँ। नाज़रीन, हमें पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है। उनसे पूछते हैं ज़रा कुछ अहम सवालात आज की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त 2 मोअज़्ज़ज़ माहिरीने कानून मौजूद हैं, उनसे हम कानून पे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। आपसे ज़रा पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जानते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बहुत ही मुस्तनद ज़राए से ख़बर मिली है, सुबह एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी ये ख़बर छापी गई और आज फिर हमारे कुछ नून लीग के ज़राए ने अनऑफिशियली कंफर्म किया है कि इसहाक डार साहब का नाम पिच कर रही है नून लीग बतौर निगरान वज़ीर आज़म, और ये जरदारी साहब को भी नाम पेश किया गया है। पीपल्स पार्टी की इस हवाले से क्या राय है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मैं बिल्कुल इस हक में कतन भी नहीं हूँ कि कोई जानिबदार किस्म का वज़ीर आज़म हो, चाहे वो कोई भी हो। मेरी ज़ाती राय है, मेरा चूँकि राब्ता नहीं है, मैं हल्के में हूँ, मेरा तो राब्ता नहीं है कि इसहाक डार साहब का नाम जो है वो तजवीज़ किया गया है या उस पर गौर हो रहा है, मुनासिब नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर्स को जो इस पाकिस्तान में है, हमें उनको एक पेज पे लाना होगा, उनसे बैठ के गुफ्तगू करनी होगी जो भी पार्लियामान का हिस्सा है, और फिर उसके बाद हमें मुत्तफिका तौर पे जो हमारी निगरान सेटअप हो वो होना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक ही। तो उसमें मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसा नाम ज़ेरे गौर होगा और उसको सेकेंड करेंगे। मेरी समझ से तो बालातर है, मुझे नहीं है। अच्छा, चलें ठीक है, ये आपकी इंडिविजुअल राय आ गई। जरदारी साहब की इस पे क्या राय है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो पक्की खबर है कि नून लीग जो है वो पिच कर रही है डार साहब का नाम, क्योंकि ये जब बात आती है कि कोई टेक्नोक्रेट आएगा जो मौशी एक्सपर्ट भी होगा, कोई उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड होगा, तो उन्होंने कहा वाई नॉट आर इकोनॉमिक एक्सपर्ट। अब उनकी डारनॉमिक्स से पाकिस्तानी अवाम किस हद तक मुतफिक है ये बहरहाल एक अलग बात है। अब आ जाते हैं ज़रा इलेक्शन की तरफ। आपकी क्या खबरें जी हसन मुर्तज़ा साहब, आप हल्के में मौजूद हैं, इलेक्शन वक्त पे होती देख रही है पीपल्स पार्टी? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पर होने चाहिए और हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हों। हम तो एक लम्हा भी इसमें ताख़ीर नहीं चाहते, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक अपने मुद्दत टाइम पे इलेक्शंस जो है वो होने चाहिए। ठीक है, और आप चाहते हैं कि वक्त पे ही हो जाए। और ये जो अगले साल तक की बातें चल रही हैं, जो आपकी अपनी बहुत ही लाडली इत्तेहादी जमात जिसके साथ हाथ मिला के आप लोगों ने पिछली हुकूमत का तख्ता उल्टा था,
वो तो ज़राए के मुताबिक चाहते हैं कि मामला थोड़ा सा आगे चला जाए, डिफर कर जाए अगले साल। हम मुख्तलिफ नजरियात के लोग हैं, मुख्तलिफ मैनिफेस्टो के साथ हम सियासत कर रहे हैं, लेकिन एक मैनिफेस्टो एक ही है। हो सकती है हसन मुर्तज़ा साहब, एक चीज पे मैनिफेस्टो आप सब कहे कि तुम्हारी सारी लड़ाइयां खत्म हो गई ने इमरान खान थे, इमरान खान के खिलाफ एका जबरदस्त है। नहीं, ये आपकी सोच है। मैं अर्ज करूं ना, अभी आपके प्रोग्राम में कोई आपके मोअज़्ज़िज़ मेहमान कह रहे थे जी कि आसिफ अली जरदारी ने वो अकाउंट में डाल दिया। अब ये हमारी तरबियत नहीं है जी। हम कहते हैं आपके पास सबूत है, तो 4 साल आपकी हुकूमत रही है, आप सोए रहे हैं। 4 साल लाते आसिफ अली जरदारी को आपने गिरफ्तार भी किया, जेल में भी रखा, केसेस भी चलाए, आपकी मनपसंद अदालतों ने उन्हें जमानतें दी। तो अब अगर सारा आईनी जो कानूनी तकाजे हैं वो भी पूरे करते हैं और उसके बाद फिर ये भी प्रोग्राम्स में बैठ के कह दिया जाता है जी कि वो तो चोर थे, वो डाकू थे, वो लुटेरे थे। आज इनको ये इस चीज का एहसास हो रहा है। उस वक्त कहाँ थे जब शहजाद अकबर और सारे बैठ के और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और एक लिस्ट देते थे कि अगले हफ्ते ये लोग उठाए जाएंगे जी, ये लोग पकड़े जाएंगे। आज आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। आप एंकर है, आपको चाहिए कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें सबको। हसन मुर्तज़ा साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड अल्लाह खुश रखे। हमारे सारे आपको ये जेब नहीं देता कि आप मनपसंद एक मिनट आप एक एजेंडे पर हैं, हमारा एजेंडा आप। सर मैं आपको यहाँ पे सर आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी। देखिए आपकी राय सर आंखों पे नहीं, देखिए नहीं, क्योंकि आप मुझे करेक्ट कर रहे हैं ना हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत इज्जत और अदब के साथ। हसन मुर्तज़ा साहब इंतहाई अदब के साथ, यकीन कीजिए, चूंकि आप मुझे करेक्ट कर रहे हैं ना, तो वहां पे मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जहां पे जिसका जो सवाल बनता है ना वो हम उससे जरूर पूछते हैं। अभी ये दोनों चूंकि माहिरीन कानून है, इनमें से किसी का भी पीटीआई का कारकुन नहीं है, कोई भी इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं उनके एहतराम में सोच भी नहीं सकता कि मैंने कोई गुस्ताखी करनी है। अब बात ये कि पापड़ वाला, फालूदे वाला, अब ये तो सारी हम सब ने देखा है ना, अब उसमें मैंने क्या करेक्ट करना। फलूटे वाला लाओ ना, फलूटे वाला कह देना आसान है। फलूटे वाला जब आप कहोगे, आप इल्जाम लगाओगे तो साबित आपने करना है जनाब। ये फलूटे वाला ये जरदारी साहब ने भी नहीं सर, हसन मुर्तज़ा साहब जरदारी साहब ने बता दिया है कि किसने साबित करना है। ये जरदारी साहब का बयान मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा था कि फालूदे वाले के अकाउंट से अगर निकला है अरबों रुपया, करोड़ों रुपया, तो वो साबित करेगा। ये मेरा मसला नहीं है, तो हमारा नहीं है ना मसला। जी बिल्कुल, ये या आपका मसला है या उस फलूदे वाले का मसला है। ये मुझे 4 साल आप हुकूमत में रही है, तो उस वक्त फलूदे वाला आपको नजर नहीं आया। बिल्कुल सही। हसन मुर्तज़ा साहब बहुत करती है, बड़ा आपने इस तरह ना करे सर, जबरदस्त पॉइंट निकाला है। कहने दूंगा, मेरी सुन लेना जी, आपको मैं ये नहीं कहने दूंगा कि आपके लाडले और फला आप एक एजेंडे पे की लाडली नून लीग हमारा एजेंडा फिक्स नहीं करना। हसन मुर्तज़ा साहब, नून लीग पीपल्स पार्टी की लाडली नहीं है। जब नहीं लाडली मैं तो नहीं समझता लाडली। मेरे हल्के में मेरे खिलाफ PMLN नहीं लड़ रही है। आपका कैंडिडेट तो किधर 17वें नंबर पर है। चले हसन मुर्तज़ा साहब, यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब बार-बार कह रहे हैं नून लीग लड़ रही है। बिल्कुल सही है। इलेक्शन में उम्मीदवार नजर भी नहीं आ रहा। कौन सा उम्मीदवार? मेरा कौन सा उम्मीदवार? जो जिसका आप कह रही है ना, जिसका आपने फरमाया है कि आपके लाडले और आप एक पेज पे इकट्ठे हैं और एक एजेंडे पे इकट्ठे हैं। आप लोगों ने मुख्तलिफ एजेंडा, आप लोगों के, चले मैं ये कहती हूँ मुख्तलिफ एजेंडा था आप सबका। आप लोगों ने मुंह उधर करके, सबने दूसरी तरफ मुंह करके इकट्ठे जो है वो पिछली हुकूमत का तख्ता उल्टा, बिल्कुल सेम पेज पे नहीं थे। लेकिन ये कि लाडले से याद आता है कि प्रोड्यूसर साहब बार बार मेरे कान में बोल रहे हैं कि हमारे लाडली जो है वो ब्रेक आ गई है। तो ब्रेक के बाद नाजरीन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सी यू आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक नाजरीन। आपने पिछले सेगमेंट में देखा बड़ी गर्मा गर्म किस्म की सियासी डिबेट चल रही थी और अभी इस सेगमेंट में बिल्कुल हम प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। एक क्विक सेगमेंट है, इसमें हम बात करेंगे जी पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून, जो कि आप सबके बहुत फेवरेट हैं, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हों, लेकिन इनकी जो कानूनी राय है वो तमाम वकला की कानूनी राय पर मुकद्दम जानी जाती है। बैरिस्टर सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एतजाज़ साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
चूंकि वक्त की भी किल्लत है इसलिए क्विकली आपसे बस 2-3 सवालात पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि अभी जो सूरत हाल सामने आई है, कल एक फैसला सामने आया है जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कोई डायरेक्ट लिंक साबित नहीं हो सका। जज फरीद बलोच साहब का फैसला सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये साबित नहीं हो रहा कि उन्होंने प्रोवोक किया था 9 मई के जो जितने भी वाकयात हुए। इस हवाले से आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में ये बजा और दुरुस्त लगता है फैसला जज साहब बलोच का, और उन्होंने सारा देखा है, मौक़िफ़ भी सुना है, हुकूमती और इस्तिग़ासे का मौक़िफ़ भी और सफाई का मौक़िफ़ भी, और उन्होंने ये दुरुस्त फैसला दिया। और ये मेरा ख्याल है यही फैसला होना पड़ेगा। बाकी सब जज साहिबान जहाँ ये इसके टुकड़े फेंके में इन्होंने एक मुकदमे के, और हर कई अजला में और कई थानों में ये एक ही मुबैना वारदात और मुबैना मंसूबा जो एक साहब को एट्रीब्यूट हो रहा है, मंसूब हो रहा है जो उनके साथ, तो मेरा ख्याल है ये दुरुस्त फैसला है। और बाकी सब जजेस के लिए भी इसी पे चलना पड़ेगा और इसकी पैरवी करनी पड़ेगी, और इससे अब इख्तिलाफ करना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल सही। अब इसमें प्रेडोमिनेंटली ये जो फैसला आया उसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि चूंकि कोई सबूत नहीं मिल सका कि जिससे ये साबित किया जा सके, इस्टेब्लिश किया जा सके कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कोई डायरेक्ट लिंक है इस सब से। एतजाज़ साहब, अगला बहुत ही अहम सवाल मियाँ साहब की वापसी के हवाले से नून लीग के ज़राए अनऑफिशियली हमें बताते हैं कि मियाँ साहब को बार बार ये कहा जा रहा है कि सितंबर से पहले पाकिस्तान वापस ना आइएगा वरना काम गड़बड़ हो सकता है। सितंबर में आए हालात आपके लिए साजगार होंगे। आप बतौर सियासतदान, सीनियर सियासतदान और सीनियर माहिर कानून क्या समझते हैं, ऐसी क्या कोई कानूनी स्पेस मियाँ साहब को सितंबर में मिल सकती है जो अभी जुलाई अगस्त में मैसर नहीं है? इस वक्त ज़्यादा बेहतर उनके लिए स्पेस है। अगर अब नहीं आते तो मुश्किल होगा, क्योंकि इस वक्त उनके भाई की हुकूमत है। सितंबर तक जाते हुए वो भाई की हुकूमत नहीं रहेगी। जो भी होंगे निगरान होंगे, और निगरान कितने भी मोहसिन नकवी से भी ज्यादा शाह के ताबेदार हों, वो फिर भी भाई तो भाई है। अगर भाई पे एतमाद नहीं करते, भाई की हुकूमत पे, तो फिर उन्होंने किस पे एतमाद करना, मुझे नहीं समझ आती कि इससे ज्यादा उनकी अपनी हुकूमत है इस वक्त, भाई की भी क्या, उनकी अपनी हुकूमत है। लेकिन इसमें एतजाज़ साहब जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि 8 से 10 सितंबर के बाद का जो है एक डेट सामने आ रही है कि गालिबन 8-10 सितंबर के बाद वो आएंगे, तो ये तो जो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं उनकी रिटायरमेंट भी करीब आ चुकी होगी, और आरिफ अलवी साहब की भी जो है अपने ओहदे से रुखसती जो है वो भी करीब होगी। तो क्या ये इन फैक्टर्स को तो नहीं देख के कोई फैसला किया जा रहा? नहीं, मैं एक चीज बता दूं, आरिफ अलवी साहब की मुद्दत जो ओहदा है वो इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। वो जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता और इनकी जगह आके नहीं लेता मुंतखब सदर इंतखाब के बाद, उस वक्त तक वो कंटिन्यू करेंगे अंडर आर्टिकल 44(2), और उसकी वजह ये है कि और वो देर ताखीर क्यों होगी, क्योंकि जब तक पंजाब और खैबर की जो है असेंबलियां, उनके इलेक्शन नहीं हो जाते, तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है सदर पूरा के नहीं लिए होता, जिसमें वो पूरा नहीं होगा। तो जब तक वो जनरल इलेक्शन नहीं होते, जनरल इलेक्शन के में आरिफ अलवी साहब ही सदर रहेंगे, चाहे मियां साहब उनको अवॉइड करना चाहे चाहे नहीं, और आरिफ अलवी साहब ही सदर रहेंगे। ठीक है। और चीफ जस्टिस साहब? चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे 16 सितंबर को गालिबन। अच्छा, ये बिल्कुल से आखिरी सवाल एतजाज़ साहब आपसे, ये चूंकि वक्त की किल्लत है, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं जो नॉमिनेट भी किए जा चुके हैं, काजी फाइज ईसा साहब, उनके हवाले से जब नून लीग बार बार ये कहती है और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को अटैक करती है मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो क्या ये काजी फाइज ईसा साहब के कंधों पर नाहक प्रेशर नहीं डालते जा रहे
कि जैसे उनको अपना चीफ जस्टिस करके जिस तरह से वो पेंट करने की कोशिश हो रही है? हाँ, उनके साथ भी ये ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं मंसूब होना चाहेंगे किसी एक ग्रोह से, ना किसी एक सियासी जमात से। तो ये उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। पर ये अब समझ नहीं आती, और पंजाब साहब करते हैं खुद 12 बजे उसको अदालत को खोल के रात, तो उस वक्त तो बड़े पसंदीदा थे, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद खबर नहीं क्या उनको अब वो चाहते हैं कि हर फैसला ही उनके वकीलों ने लिखा हुआ हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सेनेटर एतजाज एहसन साहब, आप हमारे साथ थे। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। इंशाल्लाह आपसे अगले जुमे के रोज़ रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।